हेलो एवरीवन, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने पिछली क्लास में एंड कंडेंसर नेटवर्क को डिस्कस किया था, जिसमें हमने विथ लोड कंसीडर किया था और उसका एनालिसिस किया था, ठीक है, फेजर डायग्राम की हेल्प से। उसके बाद हमने एंड कंडेंसर नेटवर्क को एट नो लोड पे या फिर विदाउट लोड हमने क्या किया था, उसको डिस्कस किया था। तो नो लोड कंडीशन में हमने क्या पाया था, तो नो लोड कंडीशन में हमने पाया था कि जो रिसीविंग एंड वोल्टेज है वो क्या हो गया था, सेंडिंग एंड वोल्टेज से ज्यादा हो गया था। ठीक है, इसका मतलब हमारा जो वोल्टेज रेगुलेशन होगा यहाँ पर वो क्या होगा, निगेटिव हो गया। तो ये जो रिसीविंग एंड वोल्टेज का बढ़ जाना किसी सेंडिंग एंड वोल्टेज से, ठीक है, तो इस इफेक्ट को हम क्या बोल देते हैं, फेरेंट इफेक्ट। हमने इसको थोड़ा सा डिस्कस किया था। अब हम यहाँ पर फेरेंट इफेक्ट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं, जिसके बाद हम देखेंगे कि हम पेरेंट इफेक्ट को कंपनसेट कैसे कर सकते हैं। मतलब हमारा मेन एम ये होने वाला है कि जो रिसीविंग एंड वोल्टेज बढ़ गया है एट नो लोड पे, सेंडिंग एंड वोल्टेज से ज्यादा हो गया है, उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसको सेंडिंग एंड वोल्टेज के बराबर या फिर सेंडिंग एंड वोल्टेज से कम लाने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी हम फेरेंट इफेक्ट को डिफाइन करते हैं। लेट्स स्टार्ट। इन केस ऑफ मीडियम in case of medium and long transmission line, in case of medium and long transmission line at no load और या फिर क्या बोल सकते हैं हम, लाइटली लोड कंडीशन। In case of medium and long transmission line at no load or lightly load condition, the receiving end voltage VR becomes more than sending end voltage VS। ठीक है, क्या हो रहा है कि जो रिसीविंग एंड वोल्टेज VR है वो क्या हो जाता है, मोर देन हो जाएगा किससे, सेंडिंग एंड वोल्टेज VS है। ठीक है, तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, then this effect is known as Ferranti effect। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर नो लोड कंडीशन में क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है एट नो लोड
नो लोड की कंडीशन को हम किससे डिनोट करते हैं यहाँ पर, यानी कि रिसीविंग करंट क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा जो वोल्टेज होगा रिसीविंग एंड वोल्टेज वो क्या हो जाएगा, मोर देन हो जाएगा किससे, सेंडिंग एंड वोल्टेज से। ठीक है, तो ये हो रहा है यहाँ पर फेरेंट इफेक्ट। तो मैंने बात की थी कि हमें यहाँ पर क्या करना है, इसका फेरेंट इफेक्ट का कंपनसेशन करना है। मतलब ये जो रिसीविंग वोल्टेज बढ़ रहा है सेंडिंग एंड वोल्टेज से, इससे क्या हो रहा है कि जो वोल्टेज रेगुलेशन हो रहा है हमारे ट्रांसमिशन लाइन का वो क्या हो जा रहा है, निगेटिव हो जा रहा है। ठीक है, जो कि हमारे ट्रांसमिशन लाइन के परफॉर्मेंस को क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। हमारा एम क्या है, ट्रांसमिशन लाइन के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने का। ठीक है, तो जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो क्या हो जाएगा इस कंडीशन में। ठीक है, यहाँ पर जो वोल्टेज रेगुलेशन होगा वो क्या हो जाएगा, रेगुलेशन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं परफॉर्मेंस की ही तो बात कर रहे हैं, ट्रांसमिशन लाइन के परफॉर्मेंस को ही तो हमें इंप्रूव करना है या फिर बेटर रखना है। ठीक है, तो अच्छा परफॉर्म करे इसके लिए हमारा जो ये निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन है ये किसी भी एंगल से क्या है, ठीक नहीं रहेगा हमारे पावर सिस्टम के लिए। तो हमारा एम क्या हो गया कि हमें फेरेंट इफेक्ट को क्या करना है, कंपनसेट करना है या फिर उसको उसमें सुधार करना है। तो सुधार हम किस प्रकार से कर सकते हैं, तो देखो जो रिसीविंग एंड वोल्टेज बढ़ रहा है तो हमारा एम यही होगा कि हम या तो उसको सेंडिंग एंड वोल्टेज से कम करें या फिर एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हैं कि हम उसे सेंडिंग एंड वोल्टेज के इक्वल में ले आए। ठीक है, तो इसके कंपनसेशन के लिए हम क्या करेंगे, तो इसके कंपनसेशन के लिए देखो अब यहाँ पर एक हम बात और ऐड कर सकते हैं कि देखो फेरेंट इफेक्ट एक्चुअल में हो क्यों रहा है नो लोड कंडीशन में भी, या फिर रिसीविंग वोल्टेज बढ़ क्यों रहा है। तो क्या होता है कि जो लाइन के एंडिंग साइड पे हम क्या देखते हैं, कैपेसिटेंस का इफेक्ट देखते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटेंस इफेक्ट होने के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर ये हो रहा है कि जो रिसीविंग वोल्टेज वहां पे बढ़ रहा है, यानी कि वहां पर जो करंट होगा हमारा वो जो सेंडिंग एंड करंट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रिसीविंग करंट तो वहां पर जीरो हो गया, तो जो चार्जिंग करंट फ्लो हो रहा होगा वो किसके बराबर हो गया, सेंडिंग एंड करंट के बराबर हो गया। ठीक है, तो इन सारे एंगल्स को देखते हुए हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो जो रिसीविंग साइड पे जो कैपेसिटर लगा होगा एक्चुअली हम उसको उसके जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का जो इफेक्ट है, ठीक है, उसको नलिफाई करने का काम करेंगे। तो जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा उसको नलिफाई हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके पैरेलल में हम वहां पर एक शंट रिएक्टर या फिर इंडक्टिव रिएक्टेंस लगाकर हम उसको नलिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि यदि हमें फेरेंट इफेक्ट को कंपनसेट करना है तो हम उसको लाइन के जो रिसीविंग एंड साइड है वहां पर हम क्या लगाएंगे, एक शंट रिएक्टर लगाएंगे, या फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं कि वहां पर हम एक इंडक्टिव रिएक्टेंस लगाएंगे जो कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस का जो इफेक्ट होगा उसको नलिफाई कर देगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या ऐड कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं ये इसके अंदर सब हेडिंग हो गई हमारी, क्या हो जाएगी, कॉम्पनसेशन ऑफ क्या हो जाएगा, कंपनसेशन ऑफ फेरेंट इफेक्ट। ठीक है, तो कंपनसेशन फेरेंट इफेक्ट की बात करें तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखने वाले, पहले हम इसमें ये डिनोट कर देते हैं कि देखो ये हो कब रहा है, तो ये हो रहा है एट नो लोड कंडीशन में। ठीक है, एट नो लोड कंडीशन, एट नो लोड क्या हो जाएगा, हमारा जो रिसीविंग एंड करंट आई आर हो गया वो क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, एट नो लोड आई आर क्या हो गया, जीरो हो गया। और जो हमारा रिसीविंग एंड वोल्टेज है वो क्या हो गया, रिसीविंग एंड वोल्टेज क्या हो जाएगा, बिकम्स मोर देन सेंडिंग एंड वोल्टेज, ये हो रहा है। तो इसको कंपनसेट करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो देखो हम यहाँ पर जो लाइन है इस लाइन को हम डिनोट कैसे करते हैं, तो इस लाइन को हम डिनोट करते हैं एबीसीडी पैरामीटर से, क्योंकि जब भी हमें इसका परफॉर्मेंस करना हो, ठीक है, तो इसको हम डिनोट कर दे कैसे, एबीसीडी पैरामीटर से। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, सेंडिंग एंड वोल्टेज, और ये हो गया हमारा क्या, सेंडिंग एंड करंट। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर भी हम यहाँ पर क्या शो कर देंगे, ये हो गया हमारा क्या, रिसीविंग एंड करंट, और ये हो जाएगा हमारा क्या, रिसीविंग एंड वोल्टेज। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, रिसीविंग एंड वोल्टेज। तो मैंने आपको क्या बताया था कि हमें इसे कंपनसेट करना है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, कंपनसेट करना मतलब रिसीविंग एंड साइड पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस के इफेक्ट को नलिफाई करना। ठीक है, देखो हो क्या रहा है, जैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पर
यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो कैपेसिटेंस जो हो रहा है वो जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो क्या हो जाएगा, एक्सी है। ठीक है, ये क्या है, एक्सी, जिसको हमेशा क्या रखते हैं हम, ये निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है, ये निगेटिव हो जाएगा। तो सॉरी, इसको तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक शंट रिएक्टर लगा रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, शंट रिएक्टर। ये हो जाएगा हमारा शंट रिएक्टर। ठीक है, ये हो जाएगा शंट रिएक्टर, एक्सएल एस एच। एस एच मतलब एक इसको डिनोट कर रहा है शंट रिएक्टर को। और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, इसकी वैल्यू बराबर होगी किसके, वी आर बटा आई आर। ठीक है, इसके बराबर होगी वी आर बटे आई आर के। तो हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इसके, तो विथ शंट रिएक्टर क्या होने वाला है, तो विथ शंट रिएक्टर हम लिख देंगे, विथ शंट रिएक्टर देखो मैंने क्या बात की थी, हमारा एम क्या होना चाहिए, हमारा एम ये होना चाहिए कि रिसीविंग एंड वोल्टेज क्या हो जाए, सेंडिंग एंड वोल्टेज के से कम हो जाए या फिर सेंडिंग एंड वोल्टेज के बराबर हो जाए। ठीक है, यानी कि वोल्टेज रेगुलेशन को ये मान लो हम जीरो करना चाहते हैं। तो विथ शंट रिएक्टर ये पॉसिबल हो पाएगा। विथ शंट रिएक्टर क्या हो जाएगा, वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा रिसीविंग एंड वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, कम होकर सेंडिंग एंड वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी जो वोल्टेज इक्वेशन है वो क्या होती है, सेंडिंग एंड वोल्टेज इक्वेशन होती है, वीएस क्या हो जाएगी, ए वी आर प्लस बी आई आर। ठीक है, अब हमको पता है कि नो लोड कंडीशन में हमारा जो आई आर होता था वो क्या हो जाता था, जीरो हो जाता था। बट यहाँ पर हमने क्या है, यहाँ पर इंडक्टिव रिएक्टेंस लगा दिया, फिर शंट रिएक्टर लगा दिया था। अब रिसीविंग करंट क्या होगा, जीरो नहीं होगा, यहाँ पर से आई आर फ्लो हो रहा है। ठीक है, आप ये नहीं कंसिडर करोगे कि सर यहाँ तो फेरेंट इफेक्ट हो रहा था, नो लोड पे सब कुछ बात कर रहे थे, तो यहाँ पर अब रिसीविंग करंट कहाँ से आ गया। यही तो करना था हमें, रिसीविंग करंट को जीरो नहीं होने देना, मतलब एक्चुअली इसमें फ्लो होगा, शंट रिएक्टर के थ्रू फ्लो होने वाला है। ठीक है, तो Vs की वैल्यू क्या रख देंगे हम यहाँ पर, Vs की वैल्यू हम क्या रख देंगे, Vr रख देंगे। तो ये हो गया Vr इज इक्वल टू AVR प्लस ये क्या हो जाएगा, BIR। ठीक है, अब Vr के हम एक साइड कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, Vr माइनस AVR इज इक्वल टू क्या हो गया, BIR। Vr हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो Vr हमने क्या कर लिया, यहाँ से कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचा, 1 माइनस ए, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा BIR। अब हम क्या करेंगे, Vr और IR को एक साइड ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या देखने मिल रहा है, तो यहाँ से हमें ये देखने मिल रहा है कि जो Vr है बेटा IR है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा B डिवाइड बाय 1 माइनस ए। ठीक है, ये हो गया। अब Vr बटा आई आर किसकी वैल्यू है, तो Vr बटा आई आर किसको यहाँ पर शो कर रहा है, तो Vr बटा आई आर किसको शो कर रहे हैं यहाँ पर, ये इंडक्टिव रिएक्टर को या शंट रिएक्टर को। ठीक है, तो हम इसे ऐसा लिख देंगे, एक्सएल एस एच की वैल्यू क्या हो गई, आई आर, जो कि हम ऐसा लिख सकते हैं B डिवाइड बाय 1 माइनस ए। तो यहाँ पर हमने क्या देख लिया, तो हम यहाँ पर एग्जाम में ये पूछ सकते हैं, ठीक है, यदि हमें फेरेंटी फैक्टर को कंपनसेट करना है, ठीक है, तो हमें किस वैल्यू का वहां पर शंट रिएक्टर कनेक्ट करना चाहिए, कहां पर, लोड एंड साइड पे या फिर रिसीविंग एंड साइड पर। तो हम इस फार्मूले की हेल्प से यहाँ पर ये दिखा सकते हैं कि यहाँ पर किस वैल्यू का शंट रिएक्टर कनेक्ट करना चाहिए जिससे कि सेंडिंग एंड वोल्टेज रिसीविंग एंड वोल्टेज के बराबर हो जाए,
यानी कि यहाँ से जो फेरेंट इफेक्ट हमारा जो क्या हो जाए, कंपनसेट हो जाए। तो ये हो गया यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर ठीक है, ये कंडीशन ये भी हमको ध्यान रखना है कि विथ शंट रिएक्टर ये कंडीशन हमको यहाँ पर लेके आना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर फेरेंट इफेक्ट को भी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर बात कर ली हम फेरेंट इफेक्ट को कंपनसेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया कि यहाँ फेरेंट इफेक्ट को कंपनसेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर एक शंट रिएक्टर कनेक्ट करते हैं, कहाँ पर, लोड एंड साइड पर, ठीक है। तो ये शंट रिएक्टर किस वैल्यू का होगा वो भी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं वो भी हमने देख लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करते हुए हम यहाँ पर नो लोड कंडीशन में चार्जिंग करंट यानी कि कैपेसिटर करंट को कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसको कैसे लिखेंगे, और यहाँ पर जो नो लोड वोल्टेज वीआर होगा है ना, उसको कैसे लिखेंगे, तो उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पर एक छोटी सी सब हेडिंग होगी, उसमें हम बात कर रहे हैं किसकी, अब हम बात कर रहे हैं चार्जिंग करंट या फिर कैपेसिटर करंट आईसी, और साथ ही साथ क्या है, रिसीविंग वोल्टेज वीआर, कब, एट नो लोड। ठीक है, हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, आईसी और वीआर अंडर नो लोड, ठीक है। तो इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पर अगेन हम वही एबीसीडी पैरामीटर में जो हमने वोल्टेज इक्वेशन, सेंडिंग एंड वोल्टेज इक्वेशन और सेंडिंग एंड करंट इक्वेशन देखी थी, उसी के थ्रू हम यहाँ पर इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी जो इक्वेशन होगी सेंडिंग एंड वोल्टेज इक्वेशन वीएस, वो क्या हो जाती है, तो वो हो जाएगी ए वी आर प्लस बी आई आर, ठीक है। अब एट नो लोड क्या हो रहा है यहाँ पर, एट नो लोड रिसीविंग करंट क्या हो रहा है यहाँ पर, 0 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, वी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वी आर, ठीक है। तो जैसे रिसीविंग वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा, तो रिसीविंग एंड वोल्टेज हो जाएगा वी आर, वो हो जाएगा वी एस बटा ए, ठीक है। क्या हो गया, वी आर वी एस बटा ए, ठीक है। अब इसे हम यदि फेज वैल्यूज में लिखें तो हम इसे कैसा लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें एक चीज का ध्यान ये रखना है कि ये जो क्या है, हमारी मैग्नीट्यूड वैल्यूज होगी, ठीक है। क्या होंगी, ये होंगी हमारी मैग्नीट्यूड वैल्यूज, ये ए भी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड, क्योंकि ए जो होता है ये हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये क्या है, ओवरऑल टोटल मैग्नीट्यूड वैल्यूज होंगी सब। तो हम इसे ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा वी आर एल बटा √3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एस एल बटा √3, और क्या है, डिवाइड बाई ए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 1/a, इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखो वी आर को यहाँ पर नोट कर लिया कि हम वी आर को अंडर नो लोड कंडीशन कैसा लिख सकते हैं। हम चाहे तो यहाँ से √3 को √3 से कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है, ये भी हो सकता है। अब हम नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे करंट इक्वेशन की। तो देखो फ्रेंड्स, करंट इक्वेशन क्या होगी, तो करंट इक्वेशन हो जाएगी आई एस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो करंट इक्वेशन हो जाएगा आई एस, हो जाएगा सी वी आर प्लस डी आई आर, ठीक है। अगेन यहाँ पर नो लोड की कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो एट नो लोड रिसीविंग एंड करंट क्या हो जाएगा, 0,
और यहाँ पर जो सेंडिंग एंड करंट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, चार्जिंग करंट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, नो लोड में रिसीविंग करंट 0 हुआ तो सेंडिंग एंड करंट किसके बराबर हो गया, चार्जिंग करंट के बराबर हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेंडिंग एंड करंट क्या हो जाएगा, तो ये सेंडिंग एंड करंट यहाँ पर हो जाएगा चार्जिंग करंट IC। ठीक है, इज इक्वल टू CVR और प्लस DIR, तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो C को तो C रहने देते हैं, ठीक है, C को हम C रहने देते हैं, और VR को क्या लिख देंगे, VR को हम VS बटा A लिख देंगे। क्या लिख देंगे, VS बटे A। ठीक है, ये लिख सकते हैं। या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, चार्जिंग करंट को C VRL बटा √3 या C VSL बटा √3 और डिवाइड बाय A। तो ये हो गया, इस ये चार्जिंग करंट हो गया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा एम्पियर पर फेज। ठीक है, ये करंट क्या हो गया, एम्पियर पर फेज। तो यहाँ पर हमने चार्जिंग करंट और रिसीविंग वोल्टेज को भी देख लिया, कहाँ पर, अंडर नो लोड कंडीशन में। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है यहाँ पर, ये पूरा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, यहाँ पर ये चार्जिंग करंट को हम कैसे नोट कर सकते हैं, इनका हमें ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने शॉर्ट लाइन का एनालिसिस कर लिया है, उसके बाद हमने मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की बात की थी। तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में हमने पाई नेटवर्क देखा, टी नेटवर्क देखा। पाई नेटवर्क और टी नेटवर्क का हमने एनालिसिस किया, एकदम डीपली एनालिसिस किया विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम। उसके बाद हमने उनमें कंपैरिजन भी देख लिया, पाई नेटवर्क और टी नेटवर्क में। उसके बाद हमने लॉन्ग लाइन और शॉर्ट लाइन का भी, सॉरी, मीडियम लाइन और शॉर्ट लाइन का भी यहाँ पर कंपैरिजन देख लिया। अब मीडियम लाइन में एक टाइप बचता है जो एंड कंडेंसर नेटवर्क था, उसका भी हमने ओवरऑल एनालिसिस कर लिया। अब उसमें भी हमने देखा फेरेंट इफेक्ट क्या हो रहा था। ठीक है, उसके बाद हमने फेरेंट इफेक्ट को कंपनसेशन करके भी देख लिया कि उसको कंपनसेट कैसे करते हैं। ठीक है, इन सारी नो लोड कंडीशन में चार्जिंग करंट और रिसीविंग वोल्टेज को हम कैसे लिख सकते हैं वो भी हमने देख लिया। उस कंडीशन में क्या होगा, एम्पियर पर फेज जो होगा चार्जिंग करंट, वो भी हमने देख लिया यहाँ पर। अब हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी, लॉन्ग लाइन की। ठीक है, तो लॉन्ग लाइन का हम यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं। लॉन्ग लाइन के परफॉर्मेंस एनालिसिस में वही हम वोल्टेज रेगुलेशन उसका लिखेंगे और उसके परसेंटेज एफिशिएंसी लिखेंगे। अब बात यहाँ पर ये आती है कि देखो, हमने जब लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का बात की थी, तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है विद किससे, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के द्वारा या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के फॉर्म में हम उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ग्राफिकली। तो देखो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क क्या होता है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में जो सारे लाइन पैरामीटर होंगे वो क्या होते हैं, तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द लाइन। ठीक है, वो पर किलोमीटर के फॉर्म में, ठीक है, यहाँ पर क्या रहते हैं, पूरी लाइन में डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। ठीक है, बट यदि हमें इसे लाइन का यदि एनालिसिस करना हो लॉन्ग लाइन का, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क की हेल्प से हम उसका एनालिसिस कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इक्विवेलेंट पाई नेटवर्क की हेल्प से हम क्या करेंगे, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम ये देखने वाले हैं कि जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का जो इक्विवेलेंट पाई नेटवर्क होगा, उसको हम मीडियम लाइन का जो नॉमिनल पाई नेटवर्क होता है उससे कंपैरिजन करेंगे, और उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट पाई नेटवर्क के जो पैरामीटर होंगे उनको यहाँ पर हम डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, या फिर डेरिवेट कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं किसकी, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की।
तो मैंने फ्रेंड्स बात की थी कि जो लॉन्ग लाइन है उसका एनालिसिस करना हो तो हम क्या करते हैं, तो लॉन्ग लाइन का एनालिसिस करने के लिए हम इक्विवेलेंट पाई नेटवर्क ड्रा करते हैं, ठीक है। और ये जो इक्विवेलेंट पाई नेटवर्क ड्रा करेंगे वो किसकी हेल्प से, तो वो नॉमिनल पाई नेटवर्क की हेल्प से। तो जो एनालिसिस होगा उसमें हमारा जो फर्स्ट जो होगा परफॉर्मेंस एनालिसिस में फर्स्ट हमारा क्या होता है, तो वो हो जाएगा हमारा परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन। तो देखो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन को हम कैसे लिखेंगे, तो नॉर्मली हमने बाकी लाइन के लिए जो किया था वैसे ही लिखना है हमको। तो ये हो जाएगा नो लोड वोल्टेज जो कि क्या हो जाएगा VS/A, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा फुल लोड वोल्टेज रिसीविंग वोल्टेज, और ये हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू किसके, रिसीविंग वोल्टेज VR के, ठीक है, इनटू 100। ये हो जाएगा क्या, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन। और जो परसेंटेज इफिशियंसी होगा उसे हम कैसे लिख सकते हैं, तो परसेंटेज जो इफिशियंसी हो गई वो हो जाएगी रिसीविंग वोल्टेज या फिर आउटपुट पावर, सॉरी रिसीविंग एंड पावर इनर की वोल्टेज, ठीक है, रिसीविंग एंड पावर डिवाइड बाय सेंडिंग एंड एक्टिव पावर इनटू 100, ठीक है। इसे इन अनदर वे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इन अनदर वे हम इसको ऐसा लिख देंगे VRIR cos phi r डिवाइड बाय VSIS cos phi s इंटू 100। ये हो जाएगा क्या, हमारी परसेंटेज इफिशियंसी। अब इसके लिए यदि हमें लाइन लॉस लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, तो जो लॉस होगा पावर लॉस वो क्या होगा, पावर लॉस हो जाएगा इनपुट पावर सेंडिंग एंड पावर माइनस आउटपुट पावर यानी कि रिसीविंग एंड पावर, ठीक है। ये हो जाएगा क्या, इसका पावर लॉस। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट पाई नेटवर्क कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, हम इक्विवेलेंट पाई नेटवर्क लिख रहे हैं, ठीक है। तो फॉर लॉन्ग लाइन क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट पाई नेटवर्क का, इक्विवेलेंट पाई नेटवर्क। तो इक्विवेलेंट पाई नेटवर्क में ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Z इक्विवेलेंट, ये क्या हो जाएगा Y इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा सेंडिंग एंड वोल्टेज, और ये हो जाएगा सेंडिंग एंड करंट, ये हो जाएगा रिसीविंग एंड करंट, तो ये हो जाएगा रिसीविंग एंड वोल्टेज, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें फाइंड करना है क्या, हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है, तो हमारा जो यहाँ पर टास्क रहेगा फाइंड करने का वो रहेगा हमें Z इक्विवेलेंट और Y इक्विवेलेंट फाइंड करना है, ठीक है। तभी हम यहाँ पर ये दो पैरामीटर फाइंड करेंगे इक्विवेलेंट पाई नेटवर्क के, कौन, Y इक्विवेलेंट और Z इक्विवेलेंट। तो मैंने आपको क्या बताया था कि लॉन्ग लाइन में इक्विवेलेंट पाई नेटवर्क ड्रा करना हो तो उसके लिए हमें क्या करना है, नॉमिनल पाई नेटवर्क के जो पैरामीटर होंगे ABCD पैरामीटर उनसे हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे और उसके हेल्प से ही हम क्या कर पाएंगे, यहाँ पर इसको ड्रा कर पाएंगे। तो देखो इसके लिए जो ABCD पैरामीटर क्या होंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए जो ABCD पैरामीटर होंगे वो क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर जो ABCD पैरामीटर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ये हो जाएंगे क्या, cos H, ये क्या हो गया हमारा पैरामीटर ये हो जाएगा यानी cos H गामा L, ये हो जाएगा ZC sin H गामा L, ठीक है, ये हो जाएगा sin H गामा L बटा ZC, और ये हो जाएगा cos H गामा L। VR और ये हो जाएगा IR,
ठीक है। ये एबीसीडी पैरामीटर किसके लिए हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे फॉर लॉन्ग लाइन या इक्विवेलेंट पाई नेटवर्क के लिए। ठीक है, क्या हो जाएंगे लॉन्ग लाइन के लिए एबीसीडी पैरामीटर? cos h गामा एल, जेड साइन एच गामा एल, साइन एच गामा एल बटा जेड, और ये हो जाएगा cos h गामा एल, ए बी सी और डी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? तो हम इसको कंपेयर करने वाले किससे? नॉमिनल पाई से। तो हम पहले यहाँ पर क्या करेंगे? नॉमिनल पाई यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगी हमारी क्या? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स आ रहा है इसको हम क्या बोल देंगे? 1। ठीक, अब हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी? नॉमिनल पाई नेटवर्क की। ठीक है, नॉमिनल पाई नेटवर्क की बात करेंगे। जो नॉमिनल पाई नेटवर्क होगा उसके लिए जो एबीसीडी पैरामीटर क्या हो जाएंगे? तो वी एस आई एस ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई जेड बाई 2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? जेड। ये हो जाएगा वाई 1 प्लस वाई जेड बाई 4, और ये हो जाएगा 1 प्लस वाई जेड बाई 2। ये क्या हो गया? वी आर और आई आर। इसको हम क्या नाम देंगे? तो इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को क्या करेंगे? कंपेयर करने वाले हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को क्या करेंगे? हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या नोट करेंगे? तो हम नोट करेंगे कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 कंपेयर करेंगे। तो देखो कंपेयर करने पे हमें क्या दिख रहा है? ठीक है, कंपेयर करने पे हमें ये दिख रहा है कि देखो यहाँ पर जो जेड है उसकी वैल्यू क्या दिख रही है? जेड सी साइन एच गामा एल। क्या दिख रही है यहाँ पर? जेड की वैल्यू जेड सी साइन एच गामा एल। तो मैं यहाँ लिख दूंगा जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? जेड सी साइन एच गामा एल, जो कि किसके बराबर होगी? जो कि बराबर होगी किसके? जेड इक्विवेलेंट के। ठीक है, किसके बराबर होगी? जेड इक्विवेलेंट के। तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया? तो हमें यहाँ पर जेड इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड कर ली है। ठीक है, हमें पता होगा कि हम जेड इक्विवेलेंट को कैसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर हमारा क्या मोटो होगा? तो नेक्स्ट हमारा जो एम होगा वो होगा कि हमें वाई इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करना है। तो वाई इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? तो वाई इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि जो 1 प्लस वाई जेड बाई 2 है या फिर जो पैरामीटर ए है उसकी वैल्यू किसके बराबर है? कोस एच गामा एल को बराबर दिख रही है। कब? कंपेयर करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, क्या लिख दूंगा मैं? अगेन कंपेयर। ठीक है, हम अगेन कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमें क्या देखने मिल रहा है? तो यहाँ पर हमें देखने मिल रहा है 1 प्लस वाई जेड बाई 2 जो है उसकी वैल्यू किसके बराबर है? तो उसकी वैल्यू बराबर हो गई किसके? कोस एच गामा एल के। किसके बराबर हो गई? ये कोस एच गामा एल के। तो हमें क्या फाइंड करना है? वाई इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम वाई को यहाँ रहने देंगे, बाकी टर्म्स को हम क्या ले जाने वाले? कोस एच गामा एल के साइड ले जाएंगे। तो हम इसे यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं वाई जेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कोस एच गामा एल माइनस 1। या फिर हम
तो नेक्स्ट टर्म में हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो नेक्स्ट टर्म में हम इसे लिखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म में हम इसे क्या लिखेंगे, तो नेक्स्ट टर्म में हम लिखेंगे कि देखो जो y है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, y/2, ठीक है। y/2 की वैल्यू हो जाएगी कोसेज गामा एल -1 डिवाइड बाय ये क्या आ गया जेड। देखो तो जो जेड है उसकी वैल्यू तो हम फाइंड कर ही चुके हैं, जेड की वैल्यू यहाँ पर क्या है, जेड से साइन एज गामा एल है, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, कोसेज गामा एल के लिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमें ऊपर की जो टर्म है इसको यहाँ पर हमें सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर हम मैथमेटिकल एक फार्मूला होता है, उसके बारे में बता दूं तो देखो क्या होता है, जो साइन स्क्वायर थीटा है उसकी वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है cos 2 थीटा -1 डिवाइड बाय 2। क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू cos 2 थीटा -1 डिवाइड बाय 2। और यहाँ पर हमें क्या कंसिडर करना है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू हमें रखना है गामा L/2। क्या रखना है, थीटा की वैल्यू गामा L/2 रखना है, ठीक है। पुट थीटा इज इक्वल टू गामा L/2। तो जब यहाँ पर आप थीटा की वैल्यू गामा L/2 पुट करोगे तो आपको नेक्स्ट क्या मिलेगा यहाँ पर वो हम देख लेते हैं। हम यहाँ पर रखते हैं वैल्यू, तो देखो y/2 की वैल्यू क्या हो गई, y/2 की वैल्यू हो जाएगी तो यहाँ रखेंगे हम क्या, साइन स्क्वायर गामा L/2, ठीक है। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू गामा L/2, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 2 और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू भी हो जाएगी क्या, गामा L/2 -1, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगी। और डिवाइड में क्या है, डिवाइड में है क्या 2 है, ठीक है। डिवाइड में क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। अब देखो मैं यहाँ से क्या करूंगा, 2 से 2 क्या कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा, ठीक है। 2 से 2 क्या कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा। और इस 2 को हम कहाँ पे ले आऊंगा, यहाँ पे ले आऊंगा, ठीक है। कहाँ ले आऊंगा, यहाँ ले आऊंगा। तो ये हो जाएगा क्या, 2 साइन स्क्वायर गामा L/2, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर गामा L/2 और इसकी वैल्यू क्या बचेगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी cos गामा L/2, सॉरी गामा L2 से 2 तो कैंसिल हो ही गया था, तो ये क्या बचा यहाँ पर, तो ये बचा cos गामा L और -1, ठीक है। यहाँ पर h है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, h है, मैं भी यहाँ पे क्या लगा दूंगा, h लगा दूंगा। तो देखो यहाँ से हमने क्या फाइंड कर लिया, तो यहाँ से हमने फाइंड कर लिया कि जो cos h गामा L -1 है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, cos h गामा L -1 की वैल्यू हो जाएगी 2 साइन h स्क्वायर गामा L/2। तो मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, तो ये मेरी जो क्या हो जाएंगे, इक्वेशन नंबर 3, और ये हो जाएगी क्या, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, पुट इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पर क्या करेंगे, हम पुट करेंगे किसको, इक्वेशन नंबर 4 को, किसमें, इक्वेशन नंबर 3 में। तो y/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो y/2 की वैल्यू हो जाएगी 2 साइन h स्क्वायर
गामा एल बाई 2। डिवाइड बाई क्या है यहाँ पर, जेड, ठीक है, जेड है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो जेड की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। तो वाई बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो वाई बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी, वाई बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी 2 साइन एच स्क्वायर गामा एल बाई 2 डिवाइड बाय जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर जेड की वैल्यू है जेड सी साइन एच गामा एल, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हमने यहाँ पर पुट कर दिया किसको, जेड सी साइन एच गामा एल को, किसकी, जेड की वैल्यू को फाइंड कर दिया है, ठीक है, यहाँ पर पुट कर दिया है। अब हमें यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला हमको ये पता है, साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है, ये वैल्यू होती है। और यहाँ पर जब आप पुट करोगे क्या, अगेन थीटा की वैल्यू क्या पुट करोगे, गामा एल बाई 2, क्या पुट करने वाले हो, गामा एल बाई 2 पुट करोगे। तो जब भी आप यहाँ पर थीटा की वैल्यू गामा एल बाई 2 पुट करोगे तो आपको यहाँ पर क्या वैल्यू मिल जाएगी, तो यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो कुछ इस प्रकार मिलेगी, साइन एच 2 और थीटा की वैल्यू हम क्या रख देंगे, गामा एल बाई 2 रख देंगे। ये हो जाएगा क्या, 2 साइन गामा एल बाई 2 और ये हो जाएगा क्या, कोस, सॉरी इसको भी मैं साइन एच लिख देता हूँ, ठीक है, और ये भी हो जाएगा क्या, कोस एच गामा एल बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देखो जो साइन एच गामा एल है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो जो साइन एच गामा एल है उसकी वैल्यू हो जाएगी 2 साइन एच गामा एल बाई 2 और ये हो जाएगी कोस एच गामा एल बाई 2, ठीक है। ये यहाँ पर कौन सी इक्वेशन आ गई है, ये एक इक्वेशन आ गई। अब हम इसकी वैल्यू यहाँ पर जो साइन एच गामा एल है, देखो ये जो साइन एच गामा एल है इसकी वैल्यू क्या मिल गई, 2 साइन एच गामा एल बाई 2 और कोस एच गामा एल बाई 2, इसको हम यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट कर देते हैं, ठीक है, इसको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो हमारे जो मेन फंक्शन है उसमें हम आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या देखने मिल रहा है, तो y बाई 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो y बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी 2 साइन एच स्क्वायर गामा एल बाई 2 डिवाइड बाय जेड सी और साइन एच गामा एल की वैल्यू क्या है, साइन एच गामा एल की वैल्यू हो जाएगी 2 साइन एच गामा एल बाई 2 और ये हो जाएगा कोस एच गामा एल बाई 2। तो हम यहाँ पर देखो क्या कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो यहाँ से हमने कैंसिल आउट कर दिया, क्या 2 से यहाँ पर क्या कर दिया, 2 को कैंसिल आउट कर दिया, और यहाँ पर क्या है, साइन का स्क्वायर है और यहाँ पर साइन क्या है, 1 टाइम है, तो यहाँ पर साइन 1 टाइम को इसके स्क्वायर से कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर एक बार साइन एच बच जाएगा और यहाँ पर एक कोस एच बच जाएगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट टर्म में हम इसे क्या लिख सकते हैं, ठीक है, तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, y बाई 2 की वैल्यू, y बाई 2 की वैल्यू हम लिख सकते हैं साइन एच गामा एल बाई 2 डिवाइड बाय जेड सी कोस एच गामा एल बाई 2। तो यहाँ पर जो y बाई 2 है, ठीक है, साइन एच गामा एल बाई 2 और कोस एच गामा एल बाई 2 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, 10 एच
गामा एल बाई 2 डिवाइड बाई जेड सी, ठीक है, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, वाई इक्विवेलेंट के बराबर हो जाएगा, ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, वाई इक्विवेलेंट के बराबर हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर जेड इक्विवेलेंट भी फाइंड कर लिया और वाई इक्विवेलेंट भी फाइंड कर लिया है, ठीक है। देखो जो नॉमिनल पाई नेटवर्क था वो क्या था, नॉमिनल पाई, नॉमिनल पाई में कुछ इस प्रकार से था, यहाँ पर ये हो जाएगा जेड, ठीक है, और ये क्या था, वाई बाई 2 था, क्या था, वाई बाई 2 था, और ये भी मैं पहले ही आपको ड्रा करवा चुका हूँ, ठीक है, इस प्रकार से था, ये क्या, नॉमिनल पाई। तो ये जो वाई बाई 2 है, ठीक है, इसको हमने क्या रख लिया, किसके बराबर हो गया, वाई इक्विवेलेंट के बराबर, जिसकी वैल्यू क्या आई है, 10h गामा एल बाई 2 डिवाइड बाय जेड सी। यहाँ पर जेड सी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस है, इसको बारे में हम बाद में और आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये मैंने आपको फुल्ली एकदम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके, ठीक है, कहाँ क्या किया है, स्टेप बाय स्टेप पूरा डेरिवेशन करवाया है, ठीक है। उसकी हेल्प से आप वाई इक्विवेलेंट फाइंड कर पाए हो, जेड इक्विवेलेंट फाइंड कर पाए हो, ठीक है। फ्रेंड्स आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी आगे कुछ फंडामेंटल्स पढ़ने वाले हैं, और जो परफॉर्मेंस है ट्रांसमिशन लाइन का उसको हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, आप एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स यदि आपको ऐसे ही आगे नेक्स्ट कंटिन्यू लेक्चर्स चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फ्रेंड।